बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये इस सिलसिले की मेरी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाइपरटेंशन से होने वाली अहम कॉम्प्लिकेशंस और कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हमें करवाने चाहिए और उसमें हमें क्या मिलेगा। So complications. The excessive pressures on your artery walls caused by high blood pressure can damage your blood vessels as well as other organs in your body. The higher blood pressure and longer it goes uncontrolled, greater the damage. Uncontrolled high blood pressure can lead to complications including यानी कि ब्लड प्रेशर आपकी जब ज्यादा होता है तो वो आपकी खून की रगों पर ज्यादा प्रेशर डालता है। उसकी वजह से जहां आपकी खून की नालियां आर्टरीज मुतासर होती हैं वहां आपके जिस्म के बहुत सारे दूसरे अज़ा भी मुतासर होते हैं। जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है और जितने ज्यादा अरसे तक ये अनकंट्रोल रहता है उतने ही ज्यादा आपको डैमेजेस होते हैं। अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जिनमें सबसे अहम और सबसे ज्यादा होने वाली कॉम्प्लिकेशन जो है वो है हार्ट अटैक या स्ट्रोक, यानी दिल का दौरा या फालिज का दौरा। हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज, जो कि कहलाती है एथेरोस्क्लेरोसिस, विच कैन लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। पहली कॉम्प्लिकेशन जो हाई ब्लड प्रेशर से होती है, जो कि अनकंट्रोल्ड हो, बहुत अरसे से हो और फिर वो डेंजरस लेवल पर पहुंच जाए, तो उसके नतीजे में फालिज का अटैक होता है, जो कि मैंने फालिज वाले 100 में से तकरीबन 98 मरीजों में देखा है। यानी कि अगर खुदा न खासा 100 मरीजों को फालिज होता है तो उनमें से 98 मरीज ऐसे होते हैं जिनको मुस्तकिल तौर पर हाई ब्लड प्रेशर रह रहा होता है, हाइपरटेंशन होता है और उसका इलाज नहीं करते और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद जनाब दूसरी कॉम्प्लिकेशन है एन्यूरिज्म, यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन कॉज योर ब्लड वेसल्स टू वीकन एंड बल्ज, forming an aneurysm. If an aneurysm ruptures, it can be life threatening. यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने की वजह से आपकी खून की आर्टरीज, जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, इन आर्टरीज के अंदर जो है वो जगह जगह पर वीकनेस हो सकती है और वीकनेस होने की वजह से वो गुब्बारे की तरह फूल सकती हैं। और इस गुब्बारे जैसी फूली हुई कैफियत को हम कहते हैं एन्यूरिज्म। और ये एन्यूरिज्म जो है ये कहीं फट भी सकता है और खुदा न खासा किसी ऐसी जगह पर फट गया कि जहां से बहुत ज्यादा ब्लड जिस्म से निकल गया। हमारे जिस्म में तकरीबन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, अगर उसमें से आधा भी निकल गया खुदा न खासा तो मौत वाकई जो है वो हो सकती है। ज्यादातर कॉमन है एन्यूरिज्म का फटना दिमाग के अंदर और एओर्टा या एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर। अक्सर औकात देखा है कि ये जो एन्यूरिज्म है ये फट जाते हैं, उसके नतीजे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं और बाज़ों का पेशेंट जो है वो मर भी जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड अहम कॉम्प्लिकेशन जो कि मुस्तकिल तौर पर हाई ब्लड प्रेशर से होती है वो है हार्ट फेलियर। योर हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड अगेंस्ट द हायर प्रेशर इन योर वेसल्स, यानी जब खून की नालियों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो दिल को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इन आर्टरीज में खून डालने के लिए। दिस कॉज द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर टू बी डायलेटेड एंड थिकन ड्यू टू देयर वर्किंग अगेंस्ट नैरोड, थिकर्ड एंड इनएलास्टिक आर्टरीज विच रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने की वजह से कुछ अरसे के बाद जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी जो है वो हो जाती है। Eventually, the thickened muscle may have a hard time pumping enough blood to meet your body needs, which can lead to heart failure. हार्ट फेलियर का ये मतलब नहीं है कि दिल ने अपना काम करना ही बंद कर दिया या दिल बिल्कुल ही रुक गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि हार्ट फेलियर एक टर्म यूज होती है, इसका मतलब ये है कि आपका दिल जो है वो इतना खून की नालियों यानी आर्टरीज में नहीं डाल रहा जितने आपके जिस्म को जरूरत है, ताकि आपके जिस्म को ऑक्सीजन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा जो है वो मिलते रहें। तो जब ये कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। उसके बाद जनाब एक और जो अहम मसला होता है ब्लड प्रेशर के ज्यादा रहने की वजह से, वो होता ही है कि चूंकि ब्लड प्रेशर बज़ाते खुद ज्यादा नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि आपकी खून की नालियां तंग हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, दिल की धड़कने की रफ्तार बढ़ जाती है और दिल के
खून को पंप करने का प्रेशर बढ़ जाता है। ये कुछ 4-5 चीजें एक साथ होती हैं, तो फिर उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो होता ही है आमतौर पर कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो ज्यादा रहने की वजह जो उसके पीछे वो होती है आपकी वीकेंड एंड नैरोड ब्लड वेसल्स। और ये अगर गुर्दों में हो तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जहाँ ज्यादा होता है वहां उसके साथ जो है कुछ अरसे के बाद आपके गुर्दे भी जो है वो नकारा होना शुरू हो सकते हैं। दिस रिजल्ट आर डिक्रीज आर्टेरियल फ्लो टू द किडनी विच रिजल्ट एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि ये कोई कुदरती फिनोमेना है कि जब कभी भी हमारे जिस्म में गुर्दों की तरफ जाने वाले खून की मिकदार कम हो जाती है, यानी ब्लड सप्लाई किडनीज को जो है वो कम हो जाती है, तो उसके नतीजे में गुर्दे ऑटोमेटिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। तो रेनिन के ज्यादा होने की वजह से जो है फिर ये रेनिन जो है एक और दूसरे हार्मोन पे काम करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये जिगर से आता है और इसको रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और 2 में कन्वर्ट करने की वजह से फिर एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जब इसकी मिकदार बढ़ती है एंजियोटेंसिन 2 की, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। थिकन्ड एंड नैरो और टॉर्न ब्लड वेसल्स इन द आईज। हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पर देखा गया है कि नजर ना आने का सबब भी बन सकता है, यानी विजन लॉस हो सकता है या ब्लाइंडनेस हो सकती है। और उसमें होता ये है कि आपकी आंख का जो पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके अंदर जो खून की नालियां होती हैं वो फट जाती हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, वहां ब्लीडिंग हो जाती है और उसके नतीजे में नजर आना जो है वो बंद हो सकता है। उसके बाद जनाब मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दिस सिंड्रोम इज अ क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ योर बॉडी मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग इंक्रीज वेट सर्कम्फ्रेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, लो HDL लेवल, cholesterol which is known as a good cholesterol, and high blood pressure and low insulin level. These conditions make you more likely to develop diabetes, heart disease and stroke. यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है इस बात की भी एक इंडिकेशन हो सकती है और एक कॉम्प्लिकेशन भी है हाई ब्लड प्रेशर की कि इससे हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, बल्कि इसके साथ होता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, आपका HDL जो है वो कम हो जाता है और आपका जो है इंसुलिन की जो मिकदार आपके जिस्म में पैदा हो रही होती है वो भी कम हो जाती है। और सबके नतीजे में शुगर, दिल की बीमारियां और फालिज का अटैक आपको हो सकता है। उसके बाद ट्रबल विद मेमोरी अंडरस्टैंडिंग। Uncontrolled high blood pressure may also affect your ability to think, remember and learn due to thickened and narrow arteries in the brain. Trouble with memory, understanding concept is more common in people with high blood pressure. High blood pressure की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से आपके दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी को यानी याददाश्त को कंट्रोल करता है वो मुतासर हो सकता है। उसके नतीजे में आपकी याददाश्त जो है वो भी खराब हो सकती है। उसके साथ डिमेंशिया का मतलब है कि आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत में कमी का होना। और जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डिमेंशिया होता है उसको हम कहते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया। अब जनाब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस कैसे होगी। तो भाई इसकी तशखीस होने का एक ही जरिया है, वो है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। यहाँ मैंने स्लाइड में आपको एक ब्लड प्रेशर का आला दिखाया है। आजकल जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर इस स्लाइड को और इस स्लाइड में इस आले को दिखाने का मकसद ये है कि आपने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस लेनी है तो कुछ इसी किस्म की लीजिएगा जिसके साथ एक बड़ा कफ हो और जिसका पंप भी अच्छा हो और जिसका डिस्प्ले भी अच्छा हो। वो इसलिए कि जो आजकल उंगली के जरिए ब्लड प्रेशर मालूम करने की डिवाइसेस भी हैं और कलाई के ऊपर लगने वाली घड़ी नुमा भी हैं, तो उनकी रीडिंग मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है कि अक्सर सही नहीं होती और आपको मिसलीड कर सकती हैं और इसके नतीजे में आपको नुकसान पहुंच सकता है। मसलन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो लो दिखा सकती है और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो वो हाई दिखा सकती है। इन दोनों सूरतों में आप समझ लेंगे फिर आपको उसकी गलत रीडिंग शो करने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है।
आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए मैंने पीछे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है कि टू मेजर योर ब्लड प्रेशर योर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट विल यूजुअली प्लेस एन इनफ्लेटेबल आर्म कफ अराउंड योर आर्म एंड मेजर योर ब्लड प्रेशर यूजिंग अ प्रेशर मेजरिंग गेज। अ ब्लड प्रेशर रीडिंग गिवन इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी हैज 2 नंबर्स, यानी ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आती है इसके 2 नंबर होते हैं, एक फर्स्ट या अपर नंबर, एक पहला या ऊपर वाला नंबर। मेजर्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स, यानी कि जब दिल धड़कता है या दिल सुकड़ता है या दिल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है दिल की, तो उसके नतीजे में जो ब्लड प्रेशर पैदा होता है उसको हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और इसका दूसरा नाम जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। The second या लोअर नंबर मेजर्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज बिटवीन बीट्स, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये वो वाला ब्लड प्रेशर होता है जब आपका दिल सुकड़ने के बाद या कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद दिल की जब ये रिलैक्स कर रहा होता है, फैल रहा होता है, तो इस दौरान जो आपकी खून की नालियों में यानी आर्टरीज में जो ब्लड होता है ये वो वाला होता है, और इसका हम नीचे वाला नंबर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स फॉल इनटू 4 जनरल कैटेगरीज। तो इसकी ब्लड प्रेशर हाई होने की जो कैटेगरीज हैं वो 4 हैं। सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज बिलो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 आमतौर पर हम कहते हैं, जो कि होता नहीं है। जब मैं क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर देखता हूं तो बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका 120 और 80 हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये रीडिंग्स जो है हर पेशेंट में वेरी करती है। तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज बिटवीन 100 to 140। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है अगर 100 से 140 के दरमियान है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला नंबर इट इज बिटवीन 60 to 90। अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 60 से 90 के दरमियान है तो ये ब्लड प्रेशर आपकी रीडिंग जो है नॉर्मल है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, if the systolic blood pressure is above than 140 millimeter of mercury and diastolic blood pressure is above than 90 millimeter of mercury, it is elevated blood pressure। तो अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो आपकी चेक की और वो आ रही है ऊपर वाली यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और नीचे वाली यानी डायस्टोलिक 90 से ज्यादा, तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर टेंड टू गेट वर्स over time unless steps are taken to control blood pressure। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ सकता है अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना की जाए। अब मुख्तसरन आपसे मैं डिस्कस करता हूँ हाइपरटेंशन के कितने स्टेजेस हैं। तो नंबर 1 हाइपरटेंशन। In stage number hypertension, the systolic blood pressure is ranging from 140 to 160 और diastolic blood pressure ranging from 90 to 100। यानी अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका 140 से 160 के दरमियान रह रहा है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपका 90 से 100 के दरमियान रह रहा है तो ये आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। Stage 2 hypertension. In stage 2 hypertension, the systolic blood pressure is ranging from 160 to 180 millimeter of mercury and diastolic blood pressure from 100 to 110 millimeter of mercury। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका 160 से 180 के दरमियान रह रहा है और नीचे वाला आपका ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 100 से 110 के दरमियान रह रहा है तो ये आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। स्टेज 3 हाइपरटेंशन। In stage 3 hypertension, the systolic blood pressure is ranging from 180 to 200 millimeter of mercury and diastolic blood pressure from 110 to 120 millimeter of mercury। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 180 से 200 के दरमियान है और नीचे का 110 से 120 के दरमियान है, स्टेज 3 हाइपरटेंशन है। और इस स्टेज में आम तौर पर, और ये स्टेज अगर ज्यादा अरसे तक रहे तो फिर मरीजों को मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें फालिज का दौरा, दिल का दौरा और गुर्दों का नकारापन खास तौर पर शामिल है। उसके बाद जनाब सीवियर हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन क्राइसिस। इफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 200 एंड डायस्टोलिक blood pressure is more than 120 millimeter of mercury, this condition is more severe and needs very very urgent care and all the complications most commonly of which stroke is occurred during this condition। ये बहुत ही एक खतरनाक सूरत हाल है। अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 200
से ज्यादा है और नीचे का 120 से ज्यादा है, तो भाई ये एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, यानी हाइपरटेंशन इमरजेंसी, सीवियर इमरजेंसी है। फिल फॉर इसके इलाज की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मरीज इस स्टेज पर ही कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं आपसे कि लेबोरेटरी टेस्ट हम कौन कौन से कराते हैं आमतौर पर और इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि उससे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहला टेस्ट जो हम करवाते हैं हाइपरटेंशन वाले मरीजों का वो है यूरिन डीआर। It is checked for the presence of protein in urine. If heavy amount of protein is coming, it means your kidney are damaging due to hypertension. आप सबसे पहला यूरिन डीआर कराते हैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ ये देखा जाता है ब्लड प्रेशर के हवाले से कि भाई प्रोटीन तो नहीं आ रही। अगर यूरिन प्रोटीन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हाइपरटेंशन की वजह से आपके गुर्दे खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि जब गुर्दे खराब होना शुरू होते हैं तो उसी सूरत में प्रोटीन जो है वो पेशाब में आ रही होती है। उसके बाद जनाब दूसरा टेस्ट हम कराते हैं ब्लड सीपी। It is checked for the RBCs and amount of hemoglobin. If you have decreased RBCs and decreased hemoglobin, it means your kidneys are damaging, because kidney make a hormone named erythropoietin which help for the production of RBCs and hemoglobin. यानी अगर आपकी हमने सीबीसी का टेस्ट करवाया आपका ब्लड सीपी का और उसमें आया कि भाई आपके आरबीसीज भी कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे जो है खुदा न खास्ता खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि जब गुर्दे खराब होना शुरू होते हैं तो गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इराथ्रोपोइटिन, और ये इराथ्रोपोइटिन जो है ये आरबीसीज बनाने में और हीमोग्लोबिन बनाने में मददगार होती है। तो जब गुर्दे खराब होंगे ब्लड प्रेशर की वजह से तो इराथ्रोपोइटिन नहीं बनेगी, और जब इराथ्रोपोइटिन नहीं होगी तो आपके खून में आरबीसीज और हीमोग्लोबिन कम होंगे। एक्सरे चेस्ट, दिस इज चेक टू सी द हार्ट साइज एज द हाइपरटेंशन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे रिजल्ट इन इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट, यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पे ज्यादा रह रहा हो तो बिल्कुल जो है ज्यादा फोर्स के साथ काम करना पड़ता है, और जब ज्यादा फोर्स के साथ काम करता है दिल तो वो दिल फैलना शुरू हो जाता है, और दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि वही जो है पूरे जिस्म के अंदर खून सप्लाई कर रहा होता है। तो इसलिए इसके नतीजे में जब दिल का साइज बढ़ता है ब्लड प्रेशर के नतीजे में, तो उसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद ईसीजी, इट इज चेक टू सी फाइंडिंग ऑफ द कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटीज। उसके बाद जनाब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि हाइपरटेंशन के हर मरीज का 6 महीने में एक बार लाजमी होना चाहिए, वो है जनाब फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। It is checked to see the levels of the cholesterol, triglyceride, LDL, HDL, as the high cholesterol and triglyceride levels are associated with the hypertension. अगर ये लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जो है ये हर मरीज का 6 महीने में एक बार लाजमन होना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए हमें पता चलता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसके ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है। ये असल में लाइपोप्रोटीन्स कहलाती हैं ये, और लाइपोप्रोटीन का लेवल जो है वो हमें चेक करना होता है, क्योंकि इसके हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि एक तो है इसकी रेफरेंस रेंज और दूसरी है इसकी इंटरप्रिटेशन। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 मिलीग्राम होना चाहिए, लोअर नंबर आर बेटर। अगर नंबर कम है यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 या 200 से कम है तो ये अच्छी बात है, अगर ज्यादा है तो बुरी बात है। और उसके बाद है जनाब HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ग्रेटर देन 40 to 60 मिलीग्राम बेहतर है, हायर नंबर आर बेटर। ये जो है आपका HDL जो है ये ज्यादा होना चाहिए, वेरी VLDL यानी वेरी लाइट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो है आपकी ये भी कम होनी चाहिए, ये 2 से 38 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। उसके बाद है जनाब LDL यानी लाइट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी 70 से 130 के दरमियान होनी चाहिए, लोअर नंबर आर बेटर यानी कि 70 या 70 से थोड़ा आसपास कम हो, ये आपके लिए अच्छा है। और अगर ये बढ़ेगा तो आपके लिए बुरा है, क्योंकि ये फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, दिल के अमराज का भी सबब बनेगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का भी सबब बनेगा और गुर्दे भी खराब करेगा। उसके बाद जनाब ट्राइग्लिसराइड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें कि इसकी जो वैल्यू है वो 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
अगर ये 150 से ज़्यादा हो तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जितने ज़्यादा ये होगी 150 से ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, उतना ही ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल की रगों की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और गुर्दों के खराब होने का इम्कान भी बढ़ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में और मजीद देख लेते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल जो है आपका 200 मिलीग्राम तक नॉर्मल है, 200 से 240 तक बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर 240 से ज़्यादा है तो भाई ये बहुत हाई है और इसका फौरन इलाज होने की ज़रूरत है। इसी तरीके से HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है आपके लिए, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हायर इज गुड। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज यानी कि जो दिल की बीमारियां हैं उसके खिलाफ होने से उसके खिलाफ काम करता है। जितनी ज़्यादा इसकी मिकदार होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आपको दिल के अमराज होने के चांसेस कम होंगे। मगर यहाँ ये भी याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो 40 से 49 तक अगर आ रही है तो चलो भी ठीक है, और अगर ये 40 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके दिल के अमराज होने के चांसेस, कोरोनरी आर्टरीज होने के चांसेस और आपके गुर्दे खराब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद है जनाब LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, लोअर इज बेटर यानी ये जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। लेस देन 100 मिलीग्राम इज आइडियल यानी कि अगर ये 100 से कम हो तो बहुत अच्छा है, और अगर ये 100 से 129 तक है तो सही है। ये आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। 130 से 159 यानी 159 के दरमियान तो बॉर्डर लाइन हाई है, और 160 से 179 यानी 189 तक है तो ये हाई है, और 190 या 190 से ज़्यादा तो वेरी हाई है। तो अगर LDL आपका 190 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके हार्ट अटैक होने के, खुदा न खास्ता आपके जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के और गुर्दों के नकारापन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद है जनाब आपका हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 या 150 से ज़्यादा है तो आपके हाइपरटेंशन के ख़राब होने यानी कि दवाओं के साथ ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में आने के चांसेस कम हो रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ रहे हैं और दिल की बीमारियों के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, और हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो गुर्दे भी खराब कर सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 150 मिलीग्राम के आसपास होती है, और अगर ये 150 से 199 के करीब करीब है तो ये बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर 200 से 499 यानी 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो ये तो भाई बहुत हाई है, और मोर देन 500 है तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई है। वैसे मैंने आज तक, मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए डॉक्टर बने हुए, MBBS किए हुए, तो मैंने 510-12 आज तक नहीं देखा। याद रखिए जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड का लेवल होगा उतना ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, उतनी ही ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ेंगे और दिल की बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ गुर्दों के खराब होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। उसके बाद है जनाब सीरम फास्टिंग रेनिन लेवल। ये कुछ मखसूस मरीजों के लिए हम कराते हैं। इस सूरत में कि अगर 3-4 दवाएं पेशेंट जो है वो ले रहा है फिर भी उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है इसकी लेवल बढ़ी हुई होती है, और वो क्या होती है वो आपसे पहले डिस्कस हो चुकी है कि अगर गुर्दों की तरफ जाने वाली खून की नाली जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, अगर वो कुदरती तौर पर तंग हो या किसी बीमारी की वजह से तंग हो गई हो तो उसके नतीजे में गुर्दों को खून कम जाता है, और जब गुर्दों को खून कम जाता है तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब गुर्दों को खून कम जाता है तो वो ज़्यादा मिकदार में रेनिन पैदा करते हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए कि आया ऐसी कोई सूरत हाल है या नहीं है तो हम सीरम फास्टिंग रेनल लेवल करवाते हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि अगर सीरम की जो रेनल लेवल है वो विद इन नॉर्मल लिमिट है तो सही है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है। इट इज़ चेक फॉर द इंक्रीज सीरम रेनल लेवल, a hormone which is made by kidneys which acts on the another hormone named angiotensin 1 and converts angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 acts on central nervous system to increase vasopressin production and also acts on venous and arterial smooth muscles to cause vasoconstriction. Angiotensin 2 also increases aldosterone secretion.
उसके बाद जनाब सीरम फास्टिंग एल्डोस्टेरोन लेवल, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी वजह जो है वो ज्यादा एल्डोस्टेरोन की पैदाइश है, तो उसके लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। It is checked for the increased serum level of the aldosterone. A biological action of the aldosterone is to increase the retention of sodium and water and to increase the excretion of potassium by the kidneys and to a lesser extent by the skin and intestine. It acts by binding to and activating a receptor in the cytoplasm of the renal tubular cells. उसके बाद जनाब हम एक और जो टेस्ट हम करवाते हैं, वो मेरा ख्याल है कि ये भी हाई ब्लड प्रेशर वाले हर पेशेंट का साल में कम से कम एक बार जरूर कराना चाहिए। वो है सीरम फास्टिंग थायराइड टेस्ट या थायराइड फंक्शंस। अगर पेशेंट का जो है अगर थायराइड अगर सही काम नहीं कर रहा, ज्यादा काम कर रहा है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर में ज्यादती हो सकती है। इट इज चेक फॉर दी सीरम TSH, ये FSH लिख दिया गलती से, TSH है, T3 and T4 levels because some thyroid abnormalities are also associated with the hypertension, especially the increased level of serum T4 level. उसके बाद जनाब सीरम मेटानेफ्रिन लेवल, it is checked for the presence of pheochromocytoma, a tumor of adrenal gland responsible for very high uncontrolled hypertension. उसके बाद जनाब अल्ट्रासाउंड KUB, it is the ultrasound of the kidneys, ureter and bladder. It is done to detect any abnormalities of the kidneys, ureter and bladder such as kidney stones, tumors या other structural abnormalities. अल्ट्रासाउंड जो है गुर्दों का वो भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मरीज के गुर्दों का साइज निस्बतन नॉर्मल इंसानों के थोड़ा सा कम हो तो आमतौर पर उनको ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके बाद CT स्कैन है, MRI, दे आर नीडेड एंड डन एज पर योर फैमिली और nephrologist रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन एबनॉर्मलिटीज ऑन योर किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, स्पेशली फॉर दी कैंसरस कंडीशन। अगर कोई कैंसरस कंडीशन गुर्दे में सस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम CT स्कैन एब्डोमेन या MRI एब्डोमेन जो है, होल एब्डोमेन, वो करा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम टेस्ट है, वो है बायलेटरल रीनल आर्टरीज डॉपलर स्टडी। It is done to check out for the presence of renal artery stenosis. ये तो नाज़रीन जो हाइपरटेंशन से होने वाली अहम कॉम्प्लिकेशंस थी और जो अहम लेबोरेटरी टेस्ट हमें करवाने चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ पहले तो डिस्कस करूंगा कि कैसे हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं और एलोपैथिक अद्वियात के जरिए हाइपरटेंशन का इलाज जो है वो कैसे होता है। तो जब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए और किसी को भी किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना करे, आमीन। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।